तो पिछले एपिसोड में हमने देखा यान सुयुन हेवनली लाइटनिंग मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, जो कि उसे सिर्फ योजेन ही सिखा सकते थे। इसलिए सुयुन योजेन के पास जाता है वो टेक्निक सीखने के लिए, बट योजेन उसे मना कर देते हैं। बट सुयुन भी अड़ जाता है। इन्हीं सब में सेंग, जो कि योजेन का बेटा होता है, वो घोस्ट डेमन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है क्योंकि उसके पास यिन हेवनली बॉडी है। सुयुन सेंग को बचाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो घोस्ट डेमन से अंत तक लड़ता है। बट सुयुन जब ये बैटल हारने वाला होता है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है योजेन की, जो कि आते ही बहुत ही ब्रूटली घोस्ट डेमन को एक ही लाइटनिंग स्ट्राइक में मार डालते हैं। और इसके साथ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे हम देखते हैं सुयुन बेहोश है, बट अब उसको होश आ रहा है। जहाँ होश आते ही वो ये सोचता है, मेरी पिछली जिंदगी में जो हुआ था वो पता नहीं क्यों दोबारा नहीं हो रहा है। शायद ये इसी वजह से, क्योंकि मैं सेंग को मार्केट लेकर गया था, जिसकी वजह से टाइमलाइंस मैच नहीं हो पा रही है और सब कुछ बिगड़ते जा रहा है। अब मुझे थोड़ा सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि मेरे सामने कई रुकावटें हैं। तभी वहाँ पर जुविन हुई आ जाती है, जो कि सुयुन को खड़ा होने से रोकती है और उसे थैंक्स भी बोलती है। योजेन आते ही कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम लगभग 10 दिन से बेहोश थे। ये सिंसुआन के टैंग क्लैन का एक मेडिकल हॉल है, जो कि 5 ग्रेट क्लैंस में से एक है, जिनकी मेडिकल टेक्निक से ज्यादा उनकी पॉइजन टेक्निक्स बेटर है। वो इसमें माहिर है। सुयुन कहता है, मुझे लगा था ये लोग काफी एक्सपेंसिव होते हैं। बट योजेन उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, पैसे की फिक्र तुम मत करो। और बात की जाए अगर सेंग की, तो उसकी भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे चोट नहीं आई है। उसके जिस एक्यू पॉइंट्स पर प्रेशर दिया गया था वो भी अब पहले से बेटर है। वैसे तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। सुयुन कहता है, सिर्फ कर्जदार नहीं, बहुत बड़े कर्जदार। योजेन कहते हैं, तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, बजाय इसके कि तुम मार्शल आर्ट ऑफ द हेवनली लाइटनिंग स्कूल की टेक्निक सीखना चाहते हो। जिस पर सुयुन कहता है, अरे मुझे तो यही सीखना है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बट योजेन उसे मना कर देते हैं, जिस पर सुयुन कहता है, कम से कम मुझे कारण तो बताइए कि आखिरकार क्यों मैं उसे सीख नहीं सकता। यह सुनकर योजेन वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट करते हैं, ताकि उनकी बात वहाँ से बाहर ना निकल सके, और उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है, या तो फिर कहा जाए कि हर बच्चे के लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो जिनकी नसें सेवर्ड होती हैं, सिर्फ वही इस टेक्निक को सीख सकते हैं। ये वो वेन्स होती हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा अलग होती हैं। इन वेन्स की वजह से की उनके पूरे बॉडी में अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें कई सारे ब्लॉकेज से गुजरना पड़ता है। और इसी वजह से अगर उसे कोई सीखना चाहता है तो एंड ऑफ द डे वो मारा ही जाएगा। सुयुन पूछता है कि आखिरकार इन वेन्स का इस टेक्निक से क्या लेना देना है, जिस पर योजेन बताते हैं, इस टेक्निक का यूज करते हुए बॉडी में बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में की फ्लो होता है, और क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो की बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसकी वजह से अगर किसी के पास सेवर्ड वेन्स ना हो तो उसकी नसें फट जाएंगी। बट वो जिनके पास सेवर्ड वेन्स होती हैं, उनकी नसें बहुत ही ज्यादा टफ होती हैं, और इसी वजह से वो बॉडी आउट ऑफ द व्हाइट लाइटनिंग टेक्निक को सीख सकते हैं। और इसीलिए मैं तुमसे काफी समय से कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी वेन्स भी सेवर्ड है, और इसी वजह से मैं किसी उत्तराधिकारी को भी नहीं ढूंढ सकता, वो जो मेरा सक्सेसर होगा। और अगर मैं किसी तरह से ढूंढ भी लेता हूँ तो एंड ऑफ द डे यही चीजों का सामना मेरे डिसाइपल को भी करना होगा। सुयुन पूछता है, फिर भी आप ऐसे कैसे हार मान सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सक्सेसर ढूंढना कठिन है। जिस पर योजेन कहते हैं कि ऐसा नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। थ्योरेटिकली देखा जाए तो सेवर्ड वेन्स के अलावा भी कई रास्ते हैं सीखने के, जिसमें मैं पर्सनली अपने डिसाइपल के की फ्लो को इंटरप्ट करूंगा, और उसके की को इंटरप्ट करते हुए मैं इसका ध्यान रखूंगा कि उसकी बॉडी इस कॉन्सेंट्रेटेड की को झेल सके। जिस पर सुयुन पूछता है, तो बस मुझे आपकी मदद चाहिए, बस इतना ही। योजेन बताते हैं, ये तुम्हारे शरीर के लिए बहुत कठिन है। जिस पर सुयुन कहता है, बिना ट्राई किए आप कह कैसे सकते हैं। जिस पर योजेन सुयुन को अपना एक डार्क पास्ट बताते हैं, जहाँ पर उन्होंने पहले तो ऐसी ही किसी बॉडी को ढूंढा जिसकी वेन सेवर्ड हो, बट जब उन्हें ऐसी बॉडीज नहीं मिली तो उन्होंने ऑर्फन्स को उठाया ताकि वो उन्हें इस टेक्निक को सिखा सके। पर इस प्रोसेस में वो सभी मासूम बच्चे मारे गए। वो सब के सब सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि योजेन चाहते थे कि उनके पास एक सक्सेसर हो, और तब जाके उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपनी इस लेगेसी को यहीं पर खत्म कर देंगे। अब इतनी सब बातें सुनने के बाद भी सुयुन मानता ही नहीं है, एंड अगेन कहता है, मुझे ये टेक्निक सीखनी है। जिस पर योजेन कहते हैं, क्या तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी? अभी भी बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है, तुम इसके अलावा मुझसे और भी कुछ मांग सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। जिस पर सुयुन कहता है, फिक्र मत कीजिए, अगर मैं मर जाता हूँ तो मैं आपको दोस्त बिल्कुल नहीं देने वाला। और आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? अगर बात की जाए तजुर्बे की, तो आपको इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जितना दिखता हूँ उससे ज्यादा तजुर्बेदार हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके कंधों का ये भार खत्म करना चाहता हूँ। सुयुन की ये बात से सुनने के बाद योजेन समझ जाते हैं कि अब बहुत देरी हो चुकी है कि वो सुयुन को मना करे, इसलिए वो सोचते हैं, बॉडी आउट ऑफ व्हाइट लाइटिंग एक ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि किसी की बॉडी को तभी तबाह कर सकती है जब वो की का यूज करते हुए सांस लेगा। और अगर इस बच्चे के साथ ऐसा होता है तो मैं एक ऐसे पाप का भागीदार बन जाऊंगा जिसे मैं कभी भी धुल नहीं पाऊंगा। पर अगर इस बच्चे के टैलेंट को देखा जाए तो शायद एक उम्मीद तो है। योजेन सुयुन को ट्रेन करना शुरू करते हैं और कहते हैं, बॉडी आउट ऑफ व्हाइट लाइटनिंग सामने वाले के शरीर को नसें और उसके शरीर को ताकतवर बना देता है, और अगर तुम इसे अच्छे से सीख जाते हो तो तुम
तुम्हारी इंजरीज भी बहुत ही अच्छे से रिकवर होंगी, या तो फिर कहे कि तुम्हें छोटी मोटी खरोच तक आएंगी नहीं। तो अब से मैं अपने की को तुम्हारी नसों में भेजने वाला हूँ। जब मेरी की बॉडी आर्ट ऑफ व्हाइट लाइटिंग को गाइड करेगी तब तुम बस उसका पीछा करना और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना। पर जैसा मैंने कहा, ये आसान नहीं होगा। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए तो तुम्हारी नसें फट जाएंगी, और अगर ऐसा होता है तभी सोयन कहता है फिक्र बिल्कुल मत कीजिए और इसे जल्दी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगता है कि सिर्फ ट्रांसफर में ही 10 दिन से ज्यादा लग जाएंगे। ये सुनकर योजन के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं ठीक है, बस तुम अपनी वेन्स में फ्लो होने वाले की पर फोकस करना। तो जब तक सोयन ये टेक्निक सीख रहा है तब तक मैं तुम्हें दोबारा 1xbet के बारे में बता देता हूँ, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पिछली बार भी बताया था। तो अब की बार मैं इसमें पैसे भी लगाऊंगा, जिसमें हमें सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर करना है कि प्लेन को क्रैश होने से पहले टेक विन पर क्लिक करना है। अब इससे हमारा फायदा ये होगा कि हमारे पैसे काफी आसानी से विड्रॉ हो जाएंगे। ये सब चीजें करना काफी आसान है, जिससे आप भी पैसे कमा सकते हो। आपको बस करना यह है कि कमेंट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करो और जीतो। और हाँ, एक बात और, मेरा प्रोमो कोड जो कि यही स्क्रीन पर आ रहा होगा उसे यूज करना मत भूलना, जिससे कि तुम्हें पहले ही डिपॉजिट पर 66,000 तक का बोनस मिल सके। तो देरी क्यों कर रहे हो, कमेंट पर दिए गए लिंक से अभी 1xbet डाउनलोड करो और जीतो। जब सुयुन फोकस करना शुरू करता है तो उसे अपनी वेन्स में ही अपने मास्टर की दिखती है, जो कि अब ट्रांसफर हो रही थी, जो इतनी रफ थी कि सुयुन भी उसे नहीं संभाल पा रहा था। आगे बढ़ते हुए सुयुन अपने की को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके मास्टर की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। सुयुन सोचता है अगर मैं ये टेक्निक नहीं सीख पाया और हल्का सा भी पीछे धकेला गया तो उसी पल बहुत ही दर्दनाक रूप से मेरी मौत हो जाएगी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं टॉप पर था, जिसमें मैं एक एब्सोल्यूट मास्टर बना, तो इतना तो मैं कर ही लूंगा। जब यूजिन अपने फ्लो ऑफ की को हल्का सा इंक्रीज करते हैं तो सुयुन के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसकी नसें फटने को आ जाती हैं और वो सोचता है इतने प्रेशर और इतने ज्यादा डेंसिटी वाले की को फॉलो करना काफी मुश्किल है। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मेरा दिमाग खाली होता जा रहा है, पर मुझे कैसे भी करके कंसंट्रेट करना ही होगा। सुयुन को इतने दर्द में देखकर योजन सोचते हैं डैम इट, क्या मुझे रुक जाना चाहिए, पर अगर अब मैं रुका तो शायद ये बच्चा बहुत ही दर्दनाक मौत मारा जा सकता है। अब पीछे हटने का कोई मौका नहीं है। योजन कहते हैं तुम हार नहीं मान सकते, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। और तभी वहाँ पर होता है एक ब्लास्ट, और जब धुंध हटती है तो योजन सोचते हैं क्या हम कामयाब हुए, पर तभी सुयुन के मुंह से बहुत ज्यादा खून जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर योजन को समझ में आ जाता है कि शायद ये बच्चा भी मारा जा चुका है। योजन सुयुन को उठाने की कोशिश करते हैं, बट तभी उन्हें अपनी आंखों के सामने एक लाइटनिंग के स्पार्क दिखता है। अगले ही पल सुयुन खड़ा होता है और कहता है मास्टर आप ऐसे नहीं हैं, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं। ये सुनकर योजन को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। वही सुयुन कहता है कम ऑन मास्टर, अभी आपको मुझे बहुत कुछ सिखाना है, बहुत सी चीजें हैं जिनको जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ, और मेरी इस बॉडी में की का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी काफी अजीब है, जैसे वो आधे हिस्से से ही काटा जा चुका है। तो क्या आप बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या है? जिस पर योजन कहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर की डेंसिटी काफी बड़ी है, इसीलिए तुम्हारा इनर स्पेस घट चुका है, तो अब तुम्हें बस की एक्युमुलेशन टेक्निक का ही सहारा लेना होगा, पर वो भी काफी नहीं है। हाउएवर मैंने तुम्हें बताया था ना, बॉडी ऑफ व्हाइट लाइटिंग टेक्निक सिर्फ प्रॉपर्टीज पर फोकस करती है, वो एफिशिएंसी पर इफेक्ट नहीं करती है। इसी वजह से तुम कितना भी टाइम तक की एक्युमुलेशन टेक्निक को सीखते रहोगे, इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। बट भले इसकी एफिशिएंसी लो हो, पर ये बस शुरू में ही होगा। जब तुम्हारे शरीर में मौजूद की एक हद तक बढ़ जाएगी तब तुम्हारे इस बॉडी आर्ट ऑफ व्हाइट लाइटिंग की एफिशिएंसी भी काफी बढ़ जाएगी। सुयुन पूछता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर योजन बताते हैं कि तुम्हें एफिशिएंसी को जल्द बढ़ाने के लिए सेक्सागेसिमल साइकिल को फॉलो करना होगा। ये सुनकर सुयुन को रियलाइज होता है कि वो इसे फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इसे फॉलो करता है तो इस टेक्निक को परफेक्टली मास्टर करते करते वो बूढ़ा हो जाएगा। सुयुन पूछता है वेट मास्टर, आखिरकार आपने अपने अंदर की को कैसे एक्यूमुलेट किया था? जिस पर योजन सुयुन को एक चीज देते हैं और बताते हैं कि ये एक एलिक्सर पिल है जो कि मुझे ग्रेट मास्टर ऑफ योंगवुन से मिला था जब मैं जवान था। वो मास्टर जो कि शाओलिन टेम्पल के हेड प्रीस्ट हैं, और वो बुद्धा जो कि आइजन की सीट ले लेते हैं। हेड प्रीस्ट द्वारा दिया गया एक एलिक्सर पिल, वो एलिक्सर पिल जिसमें सेक्सागेसिमल साइकिल में लगने वाला की को सिर्फ एक ही पिल में कंज्यूम किया जा सकता है, बट क्योंकि ये पिल बॉडी आर्ट ऑफ लाइटनिंग के यूज में आ रही है इसीलिए सिर्फ मुझे इससे आधा ही फायदा होगा। बट फिर भी इस पिल को हासिल करना इतना आसान नहीं। आखिरकार मास्टर वो अपने जवानी के दिनों में कितने ताकतवर थे। वही योजन कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अगर पसंद नहीं आया तुम वापस कर सकते हो। सुयुन कहता है अरे मास्टर थोड़ा तो सब्र कीजिए, आपके इस फेवर को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आगे हम उन दोनों को एक फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर योजन सुयुन को
वो थंडर फिश दिखा रहे थे जो कि एक सिंगल पंच में लाइटनिंग को जनरेट कर सकती है। सुयुन ट्राई तो कर रहा था बट वो लाइटनिंग जनरेट नहीं कर पाता। आगे योजिन फ्लोटिंग क्लाउड बॉडी टेक्निक सिखाते हैं योजिन को, जिससे ना ही हल्का सा साउंड जनरेट होता है और ना ही कोई निशान छूटता है। बट सुयुन इसमें भी लैग कर रहा था। ट्रेनिंग करते करते रात हो जाती है, जहाँ सुयुन सोचता है भले ही ये बस बेसिक मार्शल आर्ट है पर मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। थंडर फिस्ट मेरी सपोर्टिंग मार्शल आर्ट होगी जो कि 1000 असुरा माइंडेड हैंड्स को रिप्लेस करेगी। और बात की जाए अगर फ्लोटिंग क्लाउड बॉडी टेक्निक की तो वो मेरे एक होस्ट स्टेप से काफी सिमिलर है जो कि मैंने हेवनली डीमन से सीखा था। योजन कहते हैं बस आज के लिए बहुत हो गया। सुयुन तुरंत खड़ा होता है और पूछता है मास्टर आज डिनर में क्या है। योजन कहते हैं फिर मुझे कैसे पता होगा। जिस पर सुयुन कहता है वेल अगर मैडम की स्किल्स को देखा जाए तो वो कुछ भी बना दे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह सुयुन खा रहा होता है और वो सोचता है इस पूरे समय मैं ज्यादातर अपने बॉडी और स्टेमिना को ही ट्रेन कर रहा था। बट तभी उसकी नजर एक कागज पर जाती है और वो सोचता है इनको तो काफी समय लग गया। आखिरकार 3 महीने बाद हाउ सोसाइटी। सुयुन को हाउ सोसाइटी की तरफ से एक इनविटेशन तो आया था बट वो काफी परेशान था और वो सोचता है कहीं हाउ सोसाइटी मुझे चोट ना पहुंचाए। इस वक्त मेरे पास जो सोल पोजीशन का इलाज है वो काफी बेहतर है जिससे मैं उनके साथ नेगोशिएट तो कर सकता हूँ पर इससे मैं पूरी तरह से सेफ नहीं रह सकता। अगर वो मुझे फोर्सफुली ट्रीट करेंगे तो मैं खुद को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। और वो घटना जिसमें कि वो घोस्ट डीमन मारा गया उससे मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि मेरी पिछली जिंदगी की यादें मुझे बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बनाती हैं, इसलिए मुझे हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। और क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से बॉडी आर्ट ऑफ व्हाइट लाइटनिंग को यूज नहीं कर सकता तो बेहतर यही होगा कि मैं सतर्क रहूं। सुयुन हाउस सोसाइटी द्वारा दिए गए लोकेशन पर जा रहा होता है बट तभी उसे वहाँ पर 3 लोग दिखते हैं जो कहते हैं हम आपको यहाँ से आगे लेकर चलेंगे तो प्लीज हमारे पीछे आइए। सुयुन जब आगे बढ़ता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दवाइयों की महक आती है और जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कई सारे लोग दिखते हैं जो कि इस वक्त काफी जख्मी थे बट उससे भी ज्यादा जरूरी वहीं पर थी हाउस सोसाइटी की सबसे यंगेस्ट डिसाइपल जो कि इस वक्त सिर्फ 15 इयर्स की थी पर उसका शरीर किसी बुढ़े की तरह लग रहा था। इससे पहले कि सुयुन कुछ कहता बट तभी हाउस सोसाइटी का एक मेंबर अटैक कर देता है। सुयुन पूछता है क्या कर रहे हो तुम, जिस पर वो मेंबर कहता है 1 इंच भी मत हिलना, हम जब यहाँ पर आ रहे थे तो हम पर हमला हुआ। सुयुन पूछता है इससे मेरा क्या लेना देना है। वो मेंबर कहता है वो जिसने हम पर हमला किया वो हमारे बारे में जानता था। सुयुन पूछता है तो तुम्हें लगता है कि हमला मैंने करवाया। जिस पर वो मेंबर कहता है तुम ही एक हो जो हमारी आइडेंटिटी जानते हो, तुम हमारी मूवमेंट्स भी जानते थे और हमारी डेस्टिनेशन भी। सुयुन कहता है कम ऑन तुक्का मारना बंद करो, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि तुम लोग किस समय और किस जगह से बाहर निकलने वाले हो। और क्या तुमने मुझे यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हमारे बीच एक डील हुई थी और आखिरकार ये सब करके मुझे फायदा क्या होगा। जिस पर वो मेंबर कहता है क्या तुम्हें हम बेवकूफ लगते हैं। इस वक्त डेमोनिक सेट का जो लीडर है उसने वो किताब लिखी है जिसकी वजह से यंगेस्ट डिसाइपल को सोल पोजीशन से जूझना पड़ रहा है और तुम इसका इलाज जानते हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ एक इत्तेफाक है। मतलब सोचो ना, अगर कोई बेवकूफ होगा वो भी समझ जाएगा कि तुम डेमोनिक सेट के लीडर से रिलेटेड हो। जिस पर सुयुन सोचता है बात में पॉइंट तो है पर अगर एक बार के लिए सोचा जाए तो आखिरकार डिसाइपल को वो बुक दी किसने थी। हाउस सोसाइटी अपने इन्फॉर्मेशन बहुत ही गुप्त रखती है और अगर आज की मीटिंग की इन्फॉर्मेशन लीक हुई है तो इसका मतलब हाउस सोसाइटी में ही कोई ऐसा है जो गद्दार है। किसने सोचा था कि डेमोनिक सेट का एक जासूस हाउस सोसाइटी में ही छुपा होगा। वहीं वो बंदा कहता है तुम्हारी चुप्पी इस बात का सबूत है कि हम सही बोल रहे थे। सुयुन कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं डेमोनिक सेट का मेंबर नहीं हूँ। बट सामने वाला बंदा इस पर भी राजी नहीं होता। जिस पर सुयुन कहता है पहले क्यों ना हम डिसाइपल की ट्रीटमेंट कर लें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सामने वाला बंदा कहता है तुम्हें लगता है हम तुम पर भरोसा करेंगे, अब हम तुम्हें होस्टेज बनाएंगे और डेमोनिक सेट के लीडर से एक डील करेंगे। ये सुनकर सुयुन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है मैं यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने आया हूँ और फिर भी तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो। अपने ये बेबुनियादी इल्जाम मुझ पर से हटाओ और मुझे उसका ट्रीटमेंट करने दो। जिस पर वो बंदा कहता है हम तुम्हें यंग मिस के आसपास भी भटकने नहीं देंगे। इस वक्त भले ही हम जख्मी हैं पर हमने देखा है तुम्हें किस लेवल की मार्शल आर्ट्स आती हैं, तो हम तुम्हें संभाल सकते हैं। सुयुन कहता है मैं नहीं चाहता था कि चीजें ऐसे खत्म हो, आप बाहर आ सकते हैं मास्टर। और तभी वहाँ की छत टूटती है और अगले ही मोमेंट हम वहाँ पर देखते हैं सुयुन के जस्ट पीछे योजेन को। सुयुन कहता है मैं इनका क्लाइंट हूँ तो प्लीज इन्हें मारना मत, बस इन्हें कुछ समय तक रोक कर रखिए। इन सब में वो लड़की ज्यादा जरूरी है और ध्यान रखिएगा कि वो लड़की इस फाइट में इन्वॉल्व ना हो। अब ये सुनकर योजेन कहते हैं ठीक है मैं समझ गया और अगले ही मोमेंट वो बिल्कुल लाइटनिंग की रफ्तार से सभी लोगों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिसकी वजह से कोई भी हिल नहीं पा रहा था। सुयुन कहता है ज्यादा छटपटाओ मत और खड़े होकर उस ट्रीटमेंट को देखो। सुयुन जाता है और उसी किताब को उठाते हुए सोचता है हेवेली डीमन द्वारा लिखी गई 5 किताबों में से एक आर्ट ऑफ ग्रेट डिवाइन यूनिटी, ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था। तो चलो अब शुरू करते हैं। दुर्भाग्यवश अभी इस लड़की की नसें उतनी तरह से खराब नहीं हुई हैं। अगर मैं जबरदस्ती इसे उठाने की कोशिश करूंगा तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो हो सकते हैं पर इससे कम्युनिकेट करने का सिर्फ यही इकलौता रास्ता है क्योंकि सोल पोजीशन से छूटने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत इसे ही करनी होगी। सुयुन
सोयुन उस लड़की को उठाता है और कहता है, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो अपने की को उसी तरफ लेकर चलना जिस तरफ मैं गाइड करने वाला हूँ। इस बीच तुम्हें हार नहीं मानना है और बेहोश तो बिल्कुल नहीं होना है। सोयुन ट्रीटमेंट शुरू करता है। वह योजन कहता है, क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ? बट सोयुन मना कर देता है और कहता है, फिलहाल के लिए मैं ही इकलौता हूँ जो इसमें मदद कर सकता हूँ और इससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। सोयुन सोचता है वो कारण जिसकी वजह से ये सोल पोजीशन का शिकार हुई है वो ये है कि इसने गलत की एक्यूमुलेशन टेक्निक सीख ली थी, जो कि ऑब्वियसली सेक्ट के लीडर द्वारा बनाई गई थी, जिसमें पॉइजन भी इन्वॉल्व था, जिसे बहुत सारे मास्टर्स नोटिस तक नहीं करेंगे और जब तक वो नोटिस करेंगे वो पॉइजन अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। सोल पोजीशन को ठीक करने का मेथड बहुत ही सिंपल है और वो मेथड ये है कि जो भी इसका शिकार हुआ है उसे की एक्यूमुलेशन टेक्निक दे दी जाए जो कि करेक्ट हो, और ये करेक्ट टेक्निक सिर्फ हेवनली डेमन और उसके डिसाइपल्स ही जानते हैं। ये सब करते हुए अगर टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये सब सोचते हुए सोयुन अपने ट्रीटमेंट काफी हद तक कंप्लीट कर देता है, जिसके थोड़े समय बाद उस लड़की की बॉडी में से काफी ज्यादा टॉक्सिन रिलीज होने लगता है। सोयुन सोचता है जैसे ये टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे इसके शरीर को पूरी तरह से साफ करना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो सके। अगले मोमेंट सोयुन जाता है और उस लेडी के कपड़े उतारना शुरू कर देता है। वहीं योजन कहते हैं, ओए बच्चे क्या कर रहा है? माना कि तू टॉक्सिन्स को साफ करना चाहता है पर फिर भी कपड़े उतारना। वहीं हाउस सोसाइटी का वो बंदा कहता है, रुको एक मिनट, तुम हमारी लेडी के साथ क्या कर रहे हो? सोयुन कहता है, आप सबको पता है ना कि एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। थोड़े समय बाद सोयुन अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देता है और कहता है, सोल पोजीशन कुछ ऐसा नहीं है जिसे पहली बार में ही ठीक किया जा सके, तो जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती इसे उन जगहों पर लाता रहना जिनके बारे में मैं बताऊंगा और समय भी मैं ही बताऊंगा। हाउस सोसाइटी का वो बंदा पूछता है, मेरे पास एक सवाल है, आखिरकार डेमोनिक सेट के लीडर के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? सोयुन कहता है, रिश्ता? देखो ये जानना जरूरी नहीं है, बस तुम इतना समझ लो कि मैं डेमोनिक सेट का मेंबर नहीं हूँ। मैं इस सोल पोजीशन को सिर्फ इसीलिए ठीक कर पाया क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन की असली वैल्यू जानता हूँ। सोयुन और योजिन जब बाहर निकलते हैं तो सोयुन कहता है, मदद करने के लिए आपका थैंक्स, अगर आप नहीं होते तो मुझे काफी समस्या का सामना करना पड़ता। जिस पर योजिन यह कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं थी। सोयुन सोचता है, मुझे कैसे शुरू करना चाहिए? आखिरकार मैं सब कुछ एक्सप्लेन कैसे करूँ? अगर सब कुछ सही ढंग से एक्सिक्यूट नहीं हुआ तो शायद ये मुझे डेमोनिक सेट का एजेंट भी समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि शायद इनके बेटे को किडनैप कराने के पीछे भी मेरा ही हाथ था, जो कि मैंने सब कुछ प्लान किया था। वह योजन पूछते हैं, तुम इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? जिस पर सोयुन कहता है, क्या मतलब क्या आप मुझसे वो पूछने नहीं वाले? योजन कहते हैं, किस बारे में? सोयुन कहता है, यही कि आखिरकार डेमोनिक सेट के लीडर के साथ मेरा रिश्ता क्या है? ये सुनते ही योजन सोयुन की तरफ देखते हैं, जिसे देखकर सोयुन काफी डर जाता है और पूछता है कि क्या हुआ? वह योजन कहते हैं, हो सकता है कि तुम डेमोनिक सेट के मेंबर हो। सोयुन कहता है, ना बिल्कुल नहीं। योजन कहते हैं, तो क्या तुमने जानबूझकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की? जिस पर सोयुन कहता है, आपको लगता है ऐसा कभी होने वाला है? योजन कहते हैं, तो फिर समस्या क्या है? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यान सोयुन नाम से जानता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हें महसूस किया है, तुम्हें देखा है, तो इसीलिए बकवास की बातें छोड़ो और जल्दी से वापस चलो। ये सब सुनकर सोयुन सोच में पड़ जाता है कि वो अपने पिछली जिंदगी में जिस योजन को जानता था ये उससे काफी अलग है। अगर बात की जाए इनकी तो शायद यकीन कर ले, रिग्रेशन में अगर मैं इन्हें इस बारे में बताता हूँ तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं इन्हें सब कुछ बता दूं, वो सारी कहानियाँ, वो सब कुछ? सोयुन कहता है, मास्टर किसी दिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मेरे उस कभी ना सामने आने वाले अतीत के बारे में, वो भी जन्म से लेकर, और मैं भविष्य में क्या हासिल करना चाहता हूँ। जिस पर सोयुन कहते हैं, ठीक है मैं इंतजार करूंगा। 2 साल बीत जाते हैं जहाँ हम ट्रेनिंग हॉल में योजिन और सोयुन को देखते हैं, जहाँ योजिन कहते हैं, इतना काफी होगा, तुमने अपनी फाउंडेशन सीख ली है, अब तुम्हें की एक्यूमुलेशन टेक्निक में मेरी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सोयुन काफी खुश होता है और कहता है, मैंने 2 साल से इस दिन का इंतजार किया है। वह योजन कहते हैं, क्या तुम इस पिल को अभी खाने वाले हो? देखो इस पूरी पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें, बट तभी सोयुन इस पिल को खा ही जाता है। योजन कहते हैं, कैसा ये, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? बट तभी सोयुन मेडिटेशन में लग जाता है और सोचता है, मैंने एलिक्सिर पिल्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। वैसे तो अपनी पिछली जिंदगी में मैंने ऐसी पिल्स बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब की हैं, बट ये वाली शायद थोड़ी अलग है, पर इसे एब्जॉर्ब करना शायद उतना कठिन होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर मास्टर हैं जिनके रहते हुए कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मेरे बीच आ नहीं सकता। इस पिल को एब्जॉर्ब करने के लिए इस वक्त इससे सुरक्षित जगह हो नहीं सकती, तो मैं इसकी एक हल्की सी एनर्जी को भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। सोयुन जब उस पिल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो उसे काफी दर्द होता है, बट थोड़े ही समय बाद वो उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करते ही वो थंडर फिस्ट से अटैक करता है, जिस अटैक की वजह से वहाँ की दीवार टूट जाती है। सोयुन योजन को थैंक्स बोलता है। वह योजन कहते हैं, जब तुम इस बची हुई पिल की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लोगे
तब साथ में हम दोनों सिसवान टैंक लाइन में चलेंगे। सोयुन पूछता है टैंक लाइन पर क्यों, जिस पर योजेन कहते हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अगली सुबह सोयुन जा रहा होता है और सोचता है मैंने सिक्सगेसिमल साइकिल का आधा कंप्लीट कर लिया और अब मुझे आधा और चाहिए। बट तभी उसे किसी का एहसास होता है और अगले ही मोमेंट वो वहाँ से गायब होकर सीधे उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए पूछता है कौन हो तुम, जिस पर वो लड़की कहती है मैंने खुद को छुपाने की कोशिश तो की बट मुझे लगा नहीं था मैं इतनी आसानी से पकड़ी जाऊंगी। सोयुन कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताने वाली कि तुम कौन हो तो मैं तुम्हें एक दुश्मन समझूंगा। वही वो लड़की कहती है तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, ये कितनी बुरी बात है। इसके साथ ही वो अपने मास्क को हटाती है और कहती है मुझे तो लग रहा था कि हम दोनों काफी क्लोज थे, इवन तुमने तो मुझे नेकेड तक देखा था। बाय द वे तुमसे मिले काफी समय हो चुका है यान सोयुन। उस लड़की को देखकर सोयुन उसे पहचान जाता है और कहता है डिसाइपल सिस्टर तुम तो काफी हेल्दी लग रही हो, यहाँ पर कैसे आना हुआ। वो डिसाइपल सिस्टर यानी कि ह्योन का रियोंग कहती है पहले तो मैं तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती। सोयुन कहता है तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहती थी, काफी समय लग गया तुम्हें, तुमने पूरे साल भर मुझसे कांटेक्ट तक नहीं किया। जिस पर रियोंग कहती है मुझे माफ करना, मुझे अपनी रिकवरी पर फोकस करना था इसलिए मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई। सोयुन कहता है हाउ सोसाइटी तुम्हें ऐसे ही तो यहाँ पर नहीं भेजेगा सिर्फ थैंक्स खेलने के लिए, तो बताओ मुझे क्यों आई हो तुम यहाँ पर। रियोंग कहती है मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आई हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हें इससे पछतावा बिल्कुल नहीं होगा, बस हमें तुम्हारा थोड़ा समय चाहिए। सोयुन कहता है जो भी बोलना है जल्दी बोलो। रियोंग कहती है लगता है हमारे क्लैन ने तुम पर काफी बैड इंप्रेशन छोड़ा है। सोयुन कहता है हाउ सोसाइटी जब चाहे तब मेरे खिलाफ खड़ी हो जाती है और मुझसे जानकारियां भी छुपाती है और सिर्फ मुझे तभी कांटेक्ट करती है जब उन्हें मेरी जरूरत हो, तो आखिरकार मैं तुम पर भरोसा करूँ तो करूँ क्यों। रियोंग कहती है अच्छा तो तुम उस 2 साल पहले हुई घटना के बारे में बात कर रहे हो, मैं माफी मांगना चाहती हूँ उसके बारे में, मेरे पास कुछ पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई। जिस पर सोयुन कहता है कि और भी रास्ते थे मुझे कांटेक्ट करने की, अगर तुम नहीं कर सकती थी तो कम से कम हाउस सोसाइटी तो करती, मुझे पता है कि हाउस सोसाइटी के मेंबर्स मेरे आसपास कई बार देखे गए हैं। रियोंग कहती है ऐसा नहीं है कि हाउस सोसाइटी ने लोग भेजे नहीं थे। जिस पर सोयुन हैरान होते हुए पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर रियोंग उसे बताती है ये सब कुछ तुम्हारी मास्टर की वजह से, हमने कई बार अपने लोगों को भेजा था बट तुम्हारे मास्टर ने उन्हें रोक लिया। तुम्हारे मास्टर ने हम सब से कहा कि हम तुमसे तब तक नहीं मिल सकते जब तक वो कांटेक्ट ना करे, क्योंकि इस वक्त उनका डिसाइपल बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम से गुजर रहा है और तभी से हमने उनकी परमिशन का इंतजार किया जो कि हमें कल ही मिल गई। और मुझ पर भरोसा करो, अगर यकीन ना हो तो तुम अपने मास्टर से पूछ सकते हो। सोयुन सोचता है तो ओके ऐसी बात है, मास्टर जरूर मेरी हर एक खतरे से रक्षा करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने किसी को भी मेरे पास नहीं आने दिया। वैसे तो ये काफी बेहतर होता अगर वो मुझे कम से कम बता देते। सोयुन कहता है लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वहीं रियोंग कहती है हम तुम्हारे साथ एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, तो क्या हम 2 दिन बाद इवनिंग में हेवनली पीस हाउस में मिल सकते हैं। सोयुन कहता है ठीक है। रियोंग कहती है वहाँ पर एक फेमस कॉर्टेशियन भी है जो कि हेवनली मैडम के नाम से जानी जाती है, क्या तुम उनसे भी मिलना चाहते हो और चाहते हो कि वो भी हमें ज्वाइन करे। जिस पर सोयुन कहता है ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रियोंग कहती है कितने बोरिंग हो तुम, तो चलो 2 दिन बाद मिलते हैं, और इसके साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। सोयुन 2 दिन बाद जब हेवनली पैलेस में पहुंचता है तो उसका सामना मैदेन से होता है, बट सोयुन उसे अपने साथ आने से मना कर देता है क्योंकि वो बाकी लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता था। सोयुन जब रूम में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर रियोंग दिखती है जिसने पहले तो अपने मुंह को ढक रखा था बट फिर वो अपने मास्क को हटा देती है। सोयुन ने वो मास्क सिर्फ इसीलिए लगा रखा था ताकि वो अपनी आइडेंटिटी सबके सामने नहीं रिवील करना चाहती थी, बट क्योंकि सोयुन ने उसे पहले ही देख रखा है तो अब इसका कोई मतलब है नहीं। सोयुन पूछता है तो बताओ मुझे कैसा रिवॉर्ड मिलने वाला है। जिस पर रियोंग उसे बताती है अब से मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ। ये सुनकर सोयुन का रिएक्शन बहुत ही ऑब्वियस होता है। जिस पर रियोंग उसे बताती है कि ये कोई आम बात नहीं है, यह बहुत ही रेयर बात है कि मैं तुम्हारी पर्सनल मैनेजर हूँ। अब तुम्हें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें हाउस सोसाइटी नहीं आना होगा। बट ये सब सुनने के बाद भी सोयुन का रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल सा होता है। जिस पर रियोंग कहती है कि हमारे लीडर तुम्हें एक अच्छा रिवॉर्ड देना चाहते हैं और तुम्हें एक स्पेशल क्लाइंट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, तो इसीलिए कम से कम खुश होने का नाटक तो करो। और ये सुनने के बाद भी सोयुन का रिएक्शन बहुत ही ऑब्वियस होता है। जिस पर रियोंग कहती है कि अगर तुम्हें यह ऑफर नहीं पसंद है तो तुम रिफ्यूज कर सकते हो, मैं सोसाइटी के लीडर से तुम्हारे बारे में बात कर लूंगी। सोयुन सोचता है ये ऑफर उतना बुरा भी नहीं है, अगर ये मेरी पर्सनल मैनेजर बनती है तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो भी बहुत ज्यादा, वो इन्फॉर्मेशन जो मेरी पिछली जिंदगी के बाद बदल चुकी है और वो इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, और साथ ही में मैं इस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि हाउस सोसाइटी के लीडर ने अपने यंगेस्ट डिसाइपल को मेरा मैनेजर क्यों रखा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण भी है, बट मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके साथ ही वो दोनों हैंडशेक करते हैं और ये डील लॉक हो जाती है। 6 दिन बीत जाते हैं जहाँ सोयुन अपने स्कूल आया हुआ होता है और अब तक उसने रियोंग के बारे में कुछ भी नहीं सुना जब से वो हाउस सोसाइटी के लीडर से मिलने के लिए गई। इधर दूसरी तरफ बाकी के स्टूडेंट किसी को देखकर काफी तारीफ कर रहे थे और तभी सोयुन की नजर भी उधर ही पड़ती है और तब हम वहाँ पर देखते हैं रियोंग को जो कि उसी की तरफ
तरफ आ रही होती है। रेयोंग उसे बताती है कि उसे मास्टर से परमिशन मिल चुकी है, इसलिए वो अब यहाँ पर रह सकती है, वो भी सुयुन के साथ। सुयुन उससे कहता है कि क्या तुम अब यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मुझे ट्रेन करना है। बट रेयोंग कहती है कैसा रहेगा तुम मेरे साथ एक बैटल करो, मुझे लगता है तुम्हारी उस ट्रेनिंग से बेटर ये होगा। और जैसा कि एक हेवेली डेमन के डिसाइपल से एक्सपेक्टेड है, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। जब उनकी ड्यूएल स्टार्ट होती है तो पहला अटैक रेयोंग करती है। वो सुयुन पर पीछे से हमला करना चाहती थी, बट अचानक सुयुन गायब हो जाता है और उसी के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है। बट रेयोंग इस अटैक को डॉज कर जाती है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। वो सोचती है मुझे पूरा यकीन था कि मेरी उम्र का ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे ताकतवर है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी स्वॉर्ड इसकी गर्दन तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़े समय बाद सुयुन कहता है क्या हुआ तुम थक गई। बट इस बार रेयोंग अपनी फुल पावर का यूज करती है और सुयुन पर अटैक करने की कोशिश करती है। बट तभी सुयुन कहता है मून शैडो स्वॉर्ड थर्ड फेस फुल मून। इस अटैक की वजह से रेयोंग को रियलाइज हो जाता है कि वो सुयुन के सामने नहीं टिक पाएगी, इसीलिए वो हार मान जाती है और कहती है क्या तुम सच में मेरी ही उम्र के हो? आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए हो? क्या हमारी उम्र में कोई ऐसा है जो तुमसे ताकतवर हो? जिस पर सुयुन कहता है ना बिल्कुल नहीं। रेयोंग कहती है अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो क्यों ना तुम ड्रैगन फिनिक्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लो। अबे सुनते ही सुयुन सोचने लगता है और थोड़े समय बाद कहता है धन्यवाद, तो चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन करना है। ये सुनकर रेयोंग कहती है क्या मेरे साथ बैटल करके तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई? कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ दिनों बाद सुयुन अपने मास्टर यानी कि योजिन के घर जा रहा होता है क्योंकि उसे इनविटेशन मिला था आज खाना खाने का। बट उसके साथ रेयोंग भी थी और वो उसे बताती है कि उसे भी इनवाइट किया गया है। आगे बढ़ते हुए रेयोंग कहती है ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने मास्टर के बारे में कुछ पता कर सकूं क्योंकि तुम तो मुझे बताओगे नहीं। आखिर तुम मुझे ये बता क्यों नहीं देते कि आखिरकार मास्टर जैसा एक स्किल्ड व्यक्ति यहाँ पर एक सिंपल से मार्शल हॉल में इंस्ट्रक्टर की तरह क्यों काम कर रहा है? सुयुन कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जिस पर रेयोंग कहती है सीरियसली? आखिरकार दोनों टीचर और स्टूडेंट इतने सीक्रेट्स क्यों रखते हो? जब से सिंह किडनैप हुआ था तब से योजिन अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि हेवेनली एविल किंग उसके बेटे की हेवेनली इन बॉडी के पीछे ना पड़ सके, इसीलिए वो शिफ्ट होते हैं किन सिंह फैक्शन में। जब वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो योजिन भी कुछ सोच रहा होता है, वहीं पर सुयुन भी कुछ सोच रहा होता है और तभी योजिन खड़े होते हुए कहते हैं आज दिन काफी अच्छा है, मैं कुछ पीने के लिए लाता हूँ। वहीं सुयुन कहता है वेल मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जब वो लोग पहुंचते हैं तो सुयुन कहता है आखिरकार आपके जैसा एक व्यक्ति जिसने कभी भी अल्कोहल को टच नहीं किया हो वो उसे पीना कब से शुरू कर चुका है? जिस पर योजिन बताता है कि ऐसी बात नहीं कि मैं पीता नहीं हूँ, बस मैं कम पीता हूँ। सुयुन कहता है कि आपको आपके परिवार के लिए बुरा लग रहा है? जिस पर योजिन कहते हैं मेरी वाइफ ने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैं उसे रानी बनाकर रखना चाहता था, उसे एक लग्जूरियस जिंदगी देना चाहता था, पर देखकर लगता है कि मेरी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। सुयुन सोचता है भले ही कोई कितना भी ताकतवर हो जाए पर वो हमेशा अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता और शायद यही चीजें मास्टर के साथ भी हो रही हैं। पर एक मिनट, कैसा रहेगा अगर हम उस मेथड को ट्राई करें? सुयुन कहता है मुझे अभी भी याद है कि मैंने आपको अभी तक कोई एक अच्छा सा गिफ्ट नहीं दिया। योजिन कहते हैं अचानक से तुम इस गिफ्ट की बातें क्यों कर रहे हो? अब तुम किसके पीछे पड़ने वाले हो? जिस पर सुयुन कहता है फिक्र मत कीजिए, आपको ये जरूर पसंद आएगा। रात में सुयुन रेयोंग को बताता है कि उसे वांग मर्चेंट ग्रुप के लीडर को एक मैसेज डिलीवर करना होगा और वो मैसेज है वांग मर्चेंट ग्रुप का इकलौता बेटा जो कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के बीच में डेमोनिक पोजीशन से जूझ रहा है, इसके पीछे उसका सोर्स है डेमोनिक सेक्ट। उनसे कहना कि अगर वो अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो मुझे ढूंढे। रेयोंग पूछती है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि इसके पीछे डेमोनिक सेक्ट है? जिस पर सुयुन कहता है देखो ये एक इन्फॉर्मेशन और मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं देने वाला। जिस पर रेयोंग कहती है ठीक है रखो अपने पास ये इन्फॉर्मेशन। सुयुन सोचता है भविष्य में जाकर वांग मर्चेंट ग्रुप सबसे बड़ा मर्चेंट ग्रुप बनने वाला है, तो अगर मैं उनकी मदद कर पाया तो मैं उन्हें अपनी तरफ कर लूंगा। और साथ ही में उनके पास वो जो डेमोनिक बुक है उसका नाम है स्कारलेट फ्लेम्स डिवाइन आर्ट, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जिसके पास हेवेनली यिन बॉडी हो वो अपने उस यिन एनर्जी को ओवरकम कर सकता है और यही होगा मेरे मास्टर के लिए एक बहुत ही लाजवाब तोहफा। थोड़े समय बाद रेयोंग सुयुन के पास वापस आती है और उससे मदद मांगते हुए कहती है हेवेनली मैडन किडनैप हो चुकी है। सुयुन कहता है क्या तुम हेवेनली पीस हाउस की हेवेनली मैडन की बात कर रही हो? जिस पर रेयोंग कहती है क्या तुम किसी और को जानते हो? असल में हेवेनली मैडन हाउस सोसाइटी की एक मेंबर है। सुयुन कहता है तो तुम इसे हाउस सोसाइटी के पास रिपोर्ट करो ना, मेरे पास क्यों आ रही हो? रेयोंग कहती है वेल उतना टाइम नहीं है और ना ही मैं इसे खुद से सॉल्व कर सकती हूँ, मैं भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो शायद बात बन जाए। जिस पर सुयुन सोचता है अगर रेयोंग रिक्वेस्ट कर रही है तो इसका मतलब हेवेनली मैडन हाउस सोसाइटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। वही रेयोंग पूछती है क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? जिस पर सुयुन कहता है चलो ढूंढे उसे। आगे जाते हुए रेयोंग बताती है कि जो किडनैपर है वो है वेनमस स्नेक स्वॉर्ड जो कि ऑर्डर फैक्शन का काफी फेमस एक्सपर्ट है। सुयुन
सोयुन पूछता है उसकी मार्शल आर्ट्स कितनी ताकतवर है, जिस पर रेयोंग उसे बताती है कि एक पॉइंट पर वो इतना ताकतवर था कि वो माउंट हुआ की ब्लोसम स्वॉर्ड टेक्निक को भी ओवरकम कर गया था और उसके खिलाफ जीत गया था। वो एक ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो कि काफी पॉइजनस होती है और काफी अजीब भी। सोयुन सोचता है अगर इसने माउंट हुआ के उस बंदे को हराया है तो इसका मतलब ये कंफर्म घोस्ट डेमन के लेवल का तो होगा ही। रेयोंग कहती है हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम मैडन को सही सलामत वापस लाए। ये पकड़ो, ये एक सिग्नल फ्लेयर है, जो भी पहले उन्हें ढूंढ लेगा वो इस सिग्नल को फायर करेगा, उसके बाद हम सब मिलकर हमला करेंगे। इसके साथ ही वो दोनों अलग हो जाते हैं। बट अलग होने से पहले सोयुन कहता है देखो मैं ये काम कर रहा हूँ पर ये फ्री नहीं है, जिस पर रेयोंग कहती है फिक्र मत करो, काम होने के बाद मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगी। सोयुन कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और मास्क है, मैं अपने आप को सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। रेयोंग कहती है मेरे पास एक है तो, बट उसे मैंने पहले इस्तेमाल किया है और अगर तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो ये एक इनडायरेक्ट किस होगी। जिस पर सोयुन कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे दूसरी तरफ से पहनूंगा और काम होने के बाद इसे फेंक भी दूंगा। ये सुनते ही रेयोंग काफी नाराज हो जाती है बट तभी सोयुन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मेडन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके गर्दन के नीचे के सभी एक्यू पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए गए थे। वहीं पर मौजूद होता है वेनमस स्नेक स्वॉर्ड, 4 पॉइजन सेक्ट में से एक। वही मेडन कहती है तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा, वो लोग आते ही होंगे। स्नेक कहता है क्या तुम हाउ सोसाइटी की बात कर रही हो क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या सच में लगता है मैंने बिना किसी तैयारी की तुम्हें किडनैप किया है। यहाँ से बाहर निकलने में मेरी जो मदद कर रहा है वो बहुत ही माहिर है, मैंने पहले से एक हाइड आउट तैयार करके रखा है और यहाँ से भागना भी काफी आसान होगा, तो इसीलिए हार मान जाओ और मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार लो। इससे पहले कि मेडन के साथ वो इसने कुछ कर पाता तभी वहाँ की एक दीवार टूटती है और वहाँ पर हम देखते हैं सोयुन को जिसने मास्क लगा रखा था। आते ही वो पहले मेडन के एक्यू पॉइंट्स को रिमूव करता है, वो भी सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से, और इससे स्नेक समझ जाता है कि उसके सामने वाला बंदा कोई साधारण इंसान नहीं है। सोयुन कहता है तुम्हारा जैसा एक बुढ़ा व्यक्ति, उसने पहले मेडन को प्रपोज किया और जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो उन्हें तुमने किडनैप कर लिया, कितनी गलत बात है। स्नेक कहता है तुझे मरना है क्या बच्चे। सोयुन कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे। ये सुनते ही स्नेक सीधे सोयुन पर अटैक कर देता है बट सोयुन भी तैयार था और इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर जाता है। इसके साथ ही उनकी बैटल स्टार्ट होती है जहाँ सोयुन सोचता है वेनमस स्नेक टेक्निक ये एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि सिर्फ मारने के लिए सिखाई जाती है, ये असली बैटल्स में यूज की जाती है। तो अब समय आ चुका है कि जब मैं अपनी हेवनली लाइटनिंग बॉडी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सोयुन अटैक करते हुए कहता है मून शैडो स्वॉर्ड, 12th फेज डांसिंग मून, 2nd फेज फैटल मून। सोयुन इन सभी अटैक से सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहता था बट स्नेक इन सभी इल्यूजन्स के आर पार देख पा रहा था। बट तभी सोयुन यूज करता है 8th फेज ब्लेजिंग मून। इस अटैक की वजह से उसकी रफ्तार काफी बढ़ जाती है और अगले ही पल वो अपनी स्वॉर्ड से स्नेक की गर्दन काटने वाला होता है। बट क्योंकि स्नेक खुद ही इल्यूजन में माहिर है इसलिए वो इस अटैक को हल्का सा डिफ्लेक्ट कर जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। बट इन सब में कम से कम वो अपना सर तो बचा लेता है। सोयुन कहता है लगता है जब से तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हो तब से तुमने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया है, तभी तो तुम मुझसे पिट रहे हो। यह सुनते स्नेक काफी भड़क जाता है और उस पर हमला करना शुरू करता है बट ये सोयुन का प्लान था। अगले ही मोमेंट सोयुन जस्ट उसके बगल में आता है और थंडर फेस से अटैक करता है जिसकी वजह से वो स्नेक काफी दूर जाके गिरता है। इस अटैक में इतनी पावर थी कि स्नेक बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और अब वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। सोयुन जब उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर घोस्ट डीमन से रिलेटेड एक स्पिरिट एम्बलम मिलता है। सोयुन कहता है तुम्हें पता भी इस एम्बलम का मतलब क्या है, आखिरकार तुम्हें ये मिला कहाँ से। जिस पर स्नेक स्वॉर्ड कहता है तुम्हें लगता है मैं बताऊंगा। सोयुन कहता है चलो फिर कर लो कोशिश। वो अपने हाथ को स्नेक के सर पर रखता है और हेवनली लाइटनिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और कहता है शायद मैं अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैं दोबारा पूछता हूँ तुम्हें ये मिला कहाँ से। स्नेक कहता है सेव क्लैन के लीडर ने दिया था मुझे ये। सोयुन सोचता है ये तो एविल घोस्ट यूनिट से कनेक्टेड है और कहता है आखिरकार सेव क्लैन के लीडर घोस्ट यूनिट से कनेक्टेड कैसे है, क्या सेव क्लैन डेमोनिक सीट से कनेक्टेड है और अपने आप को ऑर्डर फैक्शन के रूप में दिखाता है। स्नेक कहता है शायद ऐसा हो सकता है, उनके बीच एक रिश्ता तो है पर इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये एक फायदे का रिश्ता है। ये एक अच्छा रिश्ता बिल्कुल नहीं है, वो दोनों सिर्फ अपने फायदे के लिए साथ काम करते हैं। मुझे इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं पता है पर मुझे इतना पता है कि उनके बीच शायद एक डील हुई थी। बट तभी वहाँ पर रेयोंग पहुंच जाती है, वो भी अपने लोगों के साथ, और कहती है मैंने कहा था ना तुम सिग्नल देना। सोयुन कहता है मेरे पास टाइम नहीं था, वो परिस्थिति काफी खतरनाक थी। रेयोंग कहती है सच में मुझे पता है तुमने जानबूझकर सिग्नल नहीं दिया था। सोयुन कहता है सब कुछ सही तो है, तो इतना परेशान क्यों हो रही हो। रेयोंग मैडन के पास जाती है और कहती है कि आप ठीक है। वहीं सोयुन कहता है मुझे लगता है यहाँ पर सब कुछ अब कंट्रोल है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, पर भूलना मत कि आज से मेरा तुम पर एक
एक कर्ज है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो रेयोंग सोचती है इसने अकेले ही वेनमस स्नेक स्वॉर्ड को हरा दिया, कैसा मॉन्स्टर है ये। सोयून जब आगे बढ़ रहा होता है तो वो सोचता है एक डील सियोक क्लैन और उस क्लैन के बीच में जो कि घोस्ट डीमन के अंडर आता था, ये कुछ ऐसा है जो कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में भी नहीं जानता था। मुझे जानना होगा कि आखिरकार डील हुई क्या थी। हम देखते हैं सोयून को सियोक क्लैन के गेट के सामने, जहाँ वो सोचता है उन दोनों के बीच डील तो हुई थी पर किसी वजह से डील टूट गई। इसके अगले ही मोमेंट वो वहाँ पर मौजूद 2 गेटकीपर्स को मार डालता है एंड देन उन्हीं के कपड़े पहनते हुए अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक लीड मिलती है जिसे फॉलो करते हुए वो अंदर जाता है, बट तभी उसे 2 लोग रोक लेते हैं, जहाँ पर सोयून बताता है वेनमस स्नेक स्वॉर्ड मारा जा चुका है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं सियोक क्लैन के लीडर को जो कहता है क्या कहा तुमने, आखिर उसे पकड़ा किसने, जिस पर सोयून बताता है कि इसके पीछे हाउस सोसाइटी है। सियोक सोचता है मतलब कि हाउस सोसाइटी में एक ऐसा एक्सपर्ट है जो कि वेनमस स्नेक स्वॉर्ड के खिलाफ भी जीत सकता है, जिस पर सोयून उसे बताता है कि हाउस सोसाइटी की सबसे यंगेस्ट डिसाइपल शायद काफी स्किल्ड है। सियोक कहता है अगर यंगेस्ट डिसाइपल की बात है तो शायद ये मुमकिन है, जिस पर सोयून कहता है ऑफ कोर्स मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता था, बट तभी सियोक कहता है पर हमारी सियोक स्वॉर्ड ब्रिगेड वेनमस स्नेक स्वॉर्ड का पीछा कर रही थी, तो मुझे ये बताओ तुम्हें ये सब पता कैसे चला। ये सुनते ही सोयून समझ जाता है कि वो फंस चुका है, इसीलिए वो तुरंत हमला कर देता है, बट सियोक इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर जाता है। इधर बाकी के मेंबर्स सोयून को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सोयून को कई हिट्स अपने ऊपर लेने पड़ रहे थे, बट इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता कि तभी सियोक खुद ही उस पर अटैक करता है। इसकी वजह से उसे काफी फैटल इंजरीज होती हैं। वहीं पर सोयून को पता चलता है कि उसके सामने जो है वो असली क्लैन का लीडर नहीं है, वो कहीं और पर है। बाकी के सभी क्लैन मेंबर्स उस पर फैटल अटैक लैंड करने की कोशिश करते हैं, जिस पर सोयून समझ जाता है कि समय आ चुका है और उसके साथ ही वो कहता है 19th फेज स्कैटरिंग मून, जिसके अगले ही मोमेंट वो वहाँ से गायब जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लैन के असली लीडर सियोक फोगन को, जो कहता है वेनमस स्नेक स्वॉर्ड वो कमीना, मैंने उससे कहा था कि वो हेवनली मेडन से दूर रहे, पर वो माना नहीं और हमें अब इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और घोस्ट डेमन के साथ मेरी वो डील, कहीं इन सब में सबको ये पता ना चल जाए और सब ये ना सोचने लगे कि मैं वेनमस स्नेक स्वॉर्ड को सपोर्ट कर रहा था। नहीं, ऐसा वो नहीं करेंगे। क्या मुझे जाना चाहिए और सबको समझाना चाहिए? वही एक बंदा कहता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर हम इस लेजर के साथ पकड़े गए तो समस्या हो जाएगी। बट तभी वहाँ पर हम देखते हैं सोयून को, जो कहता है क्लैन लीडर आखिरकार लेजर में लिखा क्या गया है। आते ही सोयून उन दोनों को मार डालता है। वहीं फोगन डर जाता है और नीचे बैठते हुए कहता है हेवनली मेडन की किडनैपिंग से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था, वेनमस स्नेक स्वॉर्ड ने ये खुद ही किया। सोयून कहता है एविल घोस्ट यूनिट घोस्ट डीमन, बहुत कुछ जानना है मुझे तुमसे, और क्योंकि इस वक्त हम अकेले हैं तो क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? ये मुझे वेनमस स्नेक स्वॉर्ड के पास से मिला। वहीं फोगन जब वो देखता है तो कहता है आखिरकार घोस्ट यूनिट का टोकन उसके पास कर क्या रहा था। इसके साथ ही वो अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालने लगता है, जिस पर सोयून कहता है अगर तुमने कोई ट्रिक खेलने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। जिस पर सोगन अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है और कहता है वेल मैं तो बस इसे अपने से दूर कर रहा था ताकि हमारी बातचीत अच्छे से हो सके। सोयून से पूछता है तुम्हारा घोस्ट डीमन से रिश्ता क्या था, जिस पर फोगन कुछ नहीं बताता। तो सोयून कहता है क्या मुझे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालनी पड़ेगी, जिस पर फोगन काफी डर जाता है और कहता है मैंने उसके साथ एक डील की थी। घोस्ट डीमन अमीर बनना चाहता था, इसलिए हमने डील की थी कि वो इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में ताकि हम दोनों का फायदा हो सके। सोयून कहता है तुम्हें अंदाजा भी है कि ऑर्डर फैक्शन और डेमोनिक सेक्ट के बीच में अगर कोई डील होती है तो इसका मतलब क्या है? फोगन कहता है मुझे पता था पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, अगर मैं इस डील को रिजेक्ट कर देता तो वो इस पूरे क्लैन को खत्म कर देता। सोयून कहता है तुम्हें सच में लगता है जब क्विंसिंग फैक्शन को इस बारे में पता चलेगा तो वो बस यही कहेंगे अच्छा ऐसा हुआ था, बुरा लगा मुझे ये सुनकर, चलो तुम्हें माफ कर दिया, और अगर तुम्हें इस डील से बहुत ज्यादा फायदा होता तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसके बारे में किसी को बताते तक नहीं। फोगन कहता है मुझे माफ कर दो, मैं ये डील खत्म कर दूंगा। सोयून कहता है क्या तुम्हें जिंदा रहना है? जिस पर फोगन कहता है प्लीज मुझ पर रहम करो। सोयून कहता है मैं यहाँ पर हेवनली पीस हाउस की तरफ से भी नहीं आया हूँ और ना ही मैं यहाँ पर सियोक क्लैन के लीडर को सजा देने आया हूँ। फोगन कहता है तो फिर जरूर तुम डेमोनिक सेक्ट से आए होगे। सोयून कहता है ना, इसका तो चांस ही नहीं है, बल्कि तुम बस इतना जान लो कि मैं ही उनमें से एक हूँ जिसने घोस्ट डेमन को मारा था। देखो मैं डेमोनिक सेक्ट और सियोक क्लैन के बीच में हुई डील को सीक्रेट रखूंगा, बट उसके बदले में मुझे वो सारा पैसा चाहिए जो कि घोस्ट डेमन ने कमाया था। फोगन कहता है तो तुमने घोस्ट डेमन को मारा, जिस पर सोयून कहता है तुम्हें डाउट है क्या पर्सनली तुम देखना चाहते हो? फोगन कहता है मैं सियोक क्लैन का लीडर सियोक फोगन आज से कसम खाता हूँ कि मेरी लॉयल्टी सिर्फ आपके लिए है। सोयून कहता है अचानक से? फोगन कहता है ये मेरा सपना था कि एक ऐसा बच्चा या व्यक्ति जो कि मार्शल आर्टिस्ट हो, मैं उसके साथ जुड़ा रह सकूं ताकि मैं इस क्लैन को ग्रेट क्लैंस की तरह बना सकूं। इसके साथ ही फोगन सोयून को मस्का लगाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें हर महीने मेंटेनेंस फीस भी दूंगा और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने लोगों को भी भेज दूंगा। सोयून कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे मना नहीं करूंगा, हाउएवर मैं
सेओ क्लैन में नहीं रुकने वाला। और हाँ, आज हमारे बीच जो बात हुई है वो हमारे ही बीच रहनी चाहिए। इसके साथ ही सोयुन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सोयुन ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोचता है क्लैन लीडर की उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे और भी ज्यादा फायदा हो रहा है। डील के पैसे तो मुझे मिले ही थे, बाकी मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे हैं जो कि मेरे अगले प्लान के लिए काफी होंगे। वहीं पर आ जाती है रेयोंग जो कहती है क्या बात है, काफी काम कर रहे हो तुम, ये लो मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आई हूँ जिसकी तुमने रिक्वेस्ट की थी। और हाँ, वांग मर्चेंट के लीडर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोयुन उस किताब यानी कि क्रिम्सन फ्लेम्स डिवाइन आर्ट को देखता है और उसे पता चलता है कि ये वही किताब है जो कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में देखा था। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं वांग मर्चेंट ग्रुप के लीडर को जो कहता है क्या तुम ही वो डॉक्टर हो जो मेरे बेटे का इलाज करोगे। सोयुन उसे मना कर देता और कहता मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ऑल्दो मैं जानता हूँ कि आपके बेटे का इलाज करना कैसे है। ग्रुप लीडर कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे बेटे का इलाज कर सकते हो। शायद ये सोल पोजीशन है और क्या तुम इसका इलाज अभी कर सकते हो। सोयुन कहता है क्यों नहीं। इसके बाद वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं। थोड़े समय बाद सोयुन भी उस रूम से बाहर आता है और कहता है ट्रीटमेंट काफी अच्छी हुई, 15 दिन के आसपास उसे होश आ जाएगा। ग्रुप लीडर कहता है मैं बस ऐसे बैठ नहीं सकता, मैं तुम्हारे इस कर्ज को जरूर उतारूंगा, चलो पहले खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त सोयुन बताता है कि इन सब के पीछे डेमोनिक सेक्ट है जिसका लीडर हेवनली डीमन है। उन्होंने तुम्हें सिर्फ इसलिए टारगेट किया क्योंकि इस वक्त वो बाकी और मर्चेंट ग्रुप को टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि ये सब पैतरे उन पर काम नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे मर्चेंट ग्रुप को चुना जो कि अभी हाल फिलहाल में ही पावर में आ रहा हो। ग्रुप लीडर कहता है अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरा बेटा मारा जा सकता था। सोयुन कहता है मैंने बस वही किया जो जरूरी था। ग्रुप लीडर कहता है क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें चाहिए। सोयुन कहता है अगर बात हो पैसों की तो वो मेरे पास काफी है, इसीलिए मुझे कुछ इंसेंस ला कर दो। सोयुन इस वक्त ये इंसेंस इसलिए खरीद रहा था क्योंकि अगले साल वांग मर्चेंट ग्रुप पर हमला होने वाला है और वो हमला करेंगे जापानीज पायरेट्स। उस हमले की वजह से इंसेंस का प्राइस काफी बढ़ जाएगा और इसी इंसेंस की वजह से वांग मर्चेंट ग्रुप 10 ग्रेट मर्चेंट ग्रुप्स में आता है, तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। ग्रुप लीडर कहता है वेल तुम जो बोल रहे हो वो इतना कठिन तो नहीं है, बट मुझे लगा था तुम कुछ बेहतर मांगोगी। सोयुन कहता है मैंने आपके बेटे का इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कोई इनाम चाहिए था। ये सुनने के बाद ग्रुप लीडर सोयुन को एक एम्बलम देता है, एक ऐसा एम्बलम जो कि सिर्फ वीआईपी क्लाइंट्स के पास ही होता है। सोयुन कहता है मुझे लगा नहीं था आप मुझे कुछ ऐसा देंगे जो इतना कीमती हो। जिस पर ग्रुप लीडर कहता है वेल मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ और मैं भी एक तरह से इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सोयुन को जो कि इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। इस वक्त उसे योजेन ने बुलाया था बट तभी अचानक उस पर एक हमला होता है, बट वो इस अटैक को ब्लॉक कर जाता है और कहता है आपने मुझे यहाँ पर बुलाया वो भी कुछ जरूरी काम के लिए और अब मुझ पर हमला कर रहे हैं, कहीं मैं सच में उससे जख्मी हो जाता तब। योजेन कहते हैं क्या मैंने सच में तुम पर हमला किया? अगर मैंने सच में तुम पर हमला किया होता तुम्हें लगता है तुम उसे ब्लॉक कर पाते? वेल मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम व्हाइट लाइटनिंग को अपने स्वॉर्ड के साथ यूज कर पा रहे हो। सोयुन बताता है कि ये भी उतना बेहतर भी नहीं है, जिस पर योजेन कहते हैं कि क्या तुम की ब्रीदिंग ट्राई करना चाहते हो जिसके बाद तुम ये पता कर पाओगे तुम कितने लेवल पर हो। सोयुन की ब्रीदिंग इस्तेमाल करना शुरू करता है। सोयुन जब ऑब्जर्व करता है तो वो भी रिजल्ट से काफी हैरान होता है। वही योजेन कहते हैं क्या हुआ, हैरान हो रहे हो? वेल एक समय ऐसा आएगा जब तुम पूरी लाइटनिंग से अपनी बॉडी को कवर कर लोगे और वो एक आर्मर की तरह काम करेगा और उसे कहा जाता है लाइटनिंग गॉड। जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे तब तुम्हें इस टेक्निक की सारी फंक्शंस आ जाएंगी। योजेन कहते हैं देखकर लगता है तुमने लेजर साइकिल पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, तो क्या अब हम चलें? सोयुन पूछता है कहां पर? योजेन कहते हैं तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमसे कहा था ना कि लेजर साइकिल पिल को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद मैं तुम्हें सिसुआन के टैंक क्लैन में लेकर चलूंगा। सिसुआन का टैंक क्लैन वो महान मुरीम क्लैन जो कि 5 ग्रेट क्लैंस में से एक है। अगर कोई इनके हाथ लग जाए तो वो आसानी से मर भी नहीं सकता, ये उसे बहुत तड़पाते हैं। जब सोयुन और योजेन अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखती है। वो लड़की योजेन के बारे में तो जानती थी पर योजेन के साथ आए हुए लड़के के बारे में वो नहीं जानती थी, इसलिए योजेन कहते हैं ये मेरा डिसाइपल है। ये सुनकर वो लड़की अपना इंट्रो देती है और कहती है मैं हूँ टैंक सोयुन। अब देखो ये सोयुन और सोजुन काफी सेम लग रहे हैं इसलिए हम इसे टैंक ही बोलेंगे। टैंक कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती थी सोयुन। सोयुन सोचता है हाउ सोसाइटी ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से योजेन का किसी और के साथ कांटेक्ट नहीं था, वो बस अपनी फैमिली के साथ ही रहते थे। बट सिसुआन के टैंक क्लैन की एक ब्लड लाइन यानी कि टैंक उन्हें रोज कांटेक्ट करती थी। ये टैंक क्लैन की बेटी है जो कि डेली मास्टर को कांटेक्ट करती थी, पर ये मुझसे मिलना चाहती थी। क्या ये मुझे जानती भी है? वही टैंक कहती है क्लैन हेड आप सबका इंतजार कर रहे हैं। सीन शिफ्ट उधर हम देखते हैं मीटिंग में जहाँ पर टैंक क्लैन का हेड और टैंक एक तरफ और दूसरी तरफ योजेन और सोयुन बैठे होते हैं। सोयुन सोचता है ये है भविष्य का पॉइजन किंग टैंक बग गन। अगर बैटलफील्ड में बग की बात की जाए
जाए तो वो एक डेविल था, एक राक्षस। बट अगर यहाँ पर तुम उसे देखोगे तो उसे देखकर तुम्हें यही लगेगा कि ये बहुत ही मासूम है, जैसे कोई प्रीस्ट। इस वक्त भविष्य का फिस्ट किंग और पॉइजन किंग वो दोनों एक साथ हैं कि इसने सोचा था कि अपनी पिछली जिंदगी के वन ऑफ द मॉन्स्टर्स को मैं एक साथ मिल पाऊंगा। योजन कहता है मैं यहाँ पर एक फेवर मांगने आया हूँ। मुझे पता है कि इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करना काफी मुश्किल है, पर मेरे डिसाइपल के सक्सेस के लिए ये काफी जरूरी है। तो क्या आप मुझे हेवेनली पॉइजन पिल दे सकते हैं? ये सुनकर सोयन काफी हैरान होता है और सोचता है हेवेनली पॉइजन पिल, ये तो सिसुआन के टैंक लाइन का सीक्रेट एलिक्सर है। इसका तो चांस ही नहीं बनता कि वो ये पिल इतनी आसानी से दे देंगे। इधर दूसरी तरफ बग भी हंसने लगता है और कहता है लगता है पिछले कुछ दिनों में मुझसे ना मिलने की वजह से तुम अपने डिसाइपल द्वारा बेवकूफ बन रहे हो, पर फिक्र ना करो, मैं तुम्हें दे दूंगा जितनी तुम्हें जरूरत है। योजन कहता है धन्यवाद, मैं इसका ध्यान रखूंगा कि मैं इस कर्ज को लौटा सकूं। वही बग कहता है आखिर तुम हमारे बीच में कर्ज की बात क्यों कर रहे हो? अब जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है मैं उसके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ ना। देखो हेवेनली पॉइजन पिल को डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हें कम से कम जेनिथ स्टेज तक पहुंचना होगा और तुम्हारा डिसाइपल काफी इंप्रेसिव लग रहा है। बच्चे कितने साल के हो तुम? सोयन कहता है मैं 17 साल का हूँ। बग कहता है ओहो, तुम मेरी बेटी से सिर्फ 2 साल बड़े हो। और इसी के साथ वो अपने कुछ वेनमस स्नेक्स जो कि ऑब्वियसली की के बने हुए होते हैं वो सोयन पर छोड़ देता है और उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है। वहीं सोयन सोचता है तो मतलब ये मुझे परखना चाहते हैं। अगले ही मोमेंट बहुत ही आसानी से सोयन उन सभी वेनमस स्नेक्स से छूट जाता है। बग कहता है तुम्हारे स्पिरिट काफी ताकतवर है, खैर लगता है मैंने तुम्हारा काफी समय बर्बाद किया है। टैंग इन्हें मेडिकल किंग डिपार्टमेंट की तरफ ले जाओ। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं उन तीनों को मेडिकल किंग डिपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पर टैंग, इतनी सुंदर लड़की का नाम टैंग जज नहीं रहा है, इसे सीओ कहेंगे अपन। सीओ कहती है आउटसाइडर्स यहाँ पर नहीं जा सकते, इसीलिए मैं अकेली जाऊंगी। जब सीओ वहाँ से चली जाती है तो सोयन पूछता है कि मास्टर आखिरकार अपने हेवेनली पॉइजन पिल क्यों मांगा? मतलब वो कोई एक परफेक्ट एलिक्सर नहीं है, वो काफी जहरीला और डेडली भी है। अगर मैंने वो कंज्यूम किया तो शायद मैं मर भी सकता हूँ। ये सुनते ही योजेन बहुत ही जोर से हंसने लगता है और कहता है फिक्र मत करो, कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो? तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा पर तुम लाइटनिंग गॉड स्टेज तक पहुंच चुके हो, इसलिए तुम इतने से पॉइजन को बहुत ही आसानी से थंडर की से बर्न कर सकते हो। ऑल्दो तुम्हें थोड़ा दर्द तो जरूर होगा। सीओ हेवेनली पॉइजन पिल्स लेकर आती है एंड उसे सोयन को सौंपते हुए कहती है 2 सालों तक मैं तुम्हें ये पॉइजन पिल्स देती रहूंगी अगर तुम हर 15 दिन पर यहाँ पर आते रहोगे। वो पॉइजन पिल लेने के बाद सोयन और योजेन वहाँ से जाने लगते हैं, बट तभी सीओ कहती है मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं सर सोयन के साथ एक डुएल करना चाहती हूँ, तो मास्टर क्या आप इसकी मंजूरी देंगे? सीओ के पास काफी पॉइजनस ऑरा रिलीज होने लगता है जिसे देखते हुए सोयन सोचता है पॉइजन आर्टिस्ट, वेल मुझे लगा नहीं था कि टैंक क्लैन में कोई एक फीमेल पॉइजन आर्टिस्ट होगी। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि सिर्फ डायरेक्ट ब्लड लाइन वालों को ही सिखाई जाती है, और क्योंकि मैंने फीमेल पॉइजन आर्टिस्ट को बहुत ही कम देखा है इसलिए मुझे यकीन नहीं होता कि ये एक पॉइजन आर्टिस्ट है, जो कि बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद उनके शरीर में इतने बदलाव होते हैं कि वो कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इधर सोयन कहता है वेल मैं तुम्हारे साथ डुएल नहीं करना चाहता। सीओ पूछती है कि इसका कारण क्या, जिस पर सोयन उसे बताता है कि इससे मुझे फायदा ही क्या होगा। सोयन सोचता है अपनी पिछली जिंदगी में मैंने जितने पॉइजन आर्टिस्ट देखे थे वो काफी ल्यूनेटिक्स थे, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार ये पॉइजन आर्टिस्ट बने क्यों, पर मुझे इतना यकीन है कि ये साधारण तो बिल्कुल नहीं हो सकती, और इसके टॉप में अगर मैं डुएल जीत भी जाता हूँ तो इससे मुझे कोई फायदा होगा नहीं, और वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी टैंक क्लैन का सीक्रेट एलिक्सर हेवेनली पॉइजन पिल है ही, तो मेरे लिए वही काफी है। बट तभी सीओ ने रोक लेती है और कहती है एक शर्त कैसी रहेगी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा, पर मैं उसे तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मेरे खिलाफ जीतोगे। जब वो दोनों डुएल के लिए रेडी होते हैं तो सोयन को वो रिवॉर्ड दिखता है जो कि जीत के बाद सीओ से देने वाली थी, इसलिए सोयन सोचता है मैं पहले तो मना करने की सोच रहा था, हाउएवर वो स्वॉर्ड वो 5 फेमस स्वॉर्ड्स में से है जिसे ओ येजिन ने बनाया था, वो भी अपने आखिरी पलों में। वही सीओ कहती है इसका नाम है जान लो। सोयन सोचता है ये एक ऐसा ऑफर है जिसे कभी भी रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। ये स्वॉर्ड बहुत ही ऐतिहासिक है जिसे एक महान ब्लैक स्मिथ ने बनाया है। अपने अंतिम पलों में उसने 5 स्वॉर्ड्स बनाई थी, जिसमें से एक का नाम है जोको, दूसरी सिंगसी, तीसरी यूसेंग, चौथी सुनजुन और 5वीं जान लो। इन स्वॉर्ड्स को पाने के लिए कोई अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर सकता है। सोयन कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार तुम इस डुएल के इनाम को इतना ज्यादा बड़ा क्यों रख रही हो, मतलब वो स्वॉर्ड इससे कहीं ज्यादा कीमती है। सीओ कहती है उसका कारण बस ये है कि तुम मास्टर के डिसाइपल हो। सोयन पूछता है इसका हमारे डुएल से क्या लेना देना है, जिस पर सीओ से बताती है ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मास्टर के डिसाइपल हो तो तुम ताकतवर जरूर होगे। सोयन समझ जाता है कि उसे एग्जैक्टरेशन नहीं पता चलने वाला, इसलिए वो कहता है खैर जो भी हो, बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं शर्त पर लगा सकता हूँ जो कि इस स्वॉर्ड जितनी कीमती हो। बट तभी सीओ अचानक योजन के पास पहुंच जाती है और कहती है तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो योजन से कहती है अगर मैं आपके डिसाइपल के खिलाफ जीत जाती हूँ तो क्या आप मेरी रिक्वेस्ट करेंगे? सोयन कहता
कहता है अचानक तुम मास्टर को बीच में क्यों ला रही हो, बट तभी योजन कहते हैं ठीक है। और तब सुयुन को समझ में आ जाता है कि मास्टर ने रिक्वेस्ट सुनी तक नहीं। वहीं सीओ पूछती है क्या तुम्हें सोचने के लिए और समय चाहिए, जिस पर सुयुन कहता है ना, जब मास्टर खुद ही शर्त के लिए राजी हैं तो मुझे सोचने की जरूरत ही क्या है। सुयुन सोचता है मुझे नहीं पता कारण क्या है, पर ये इतनी कॉन्फिडेंट जरूर है कि ये मुझे हरा देगी क्योंकि इसने जानलू को दाव पर लगाया है। वेल अब इससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं क्योंकि वो जानलू अब मेरी है। जब उनकी ड्वेल शुरू होती है तो सुयुन फर्स्ट फेज मून स्ट्रिंग से अटैक करता है और सोचता है क्योंकि मेरे खिलाफ इस वक्त एक पॉइजन आर्टिस्ट है तो मुझे सबसे ज्यादा सतर्क पॉइजन से ही रहना होगा। बट तभी सीओ उस पर काउंटर अटैक कर देती है जिसकी वजह से सुयुन को काफी चोट भी लग जाती है। अगले मोमेंट सीओ टार्ट से अटैक करती है बट सुयुन इसे भी ब्लॉक कर जाता है और सोचता है मुझे लगा था ये मेरी स्किल्स चेक करना चाहती है इसलिए ये मेरे साथ ड्वेल करना चाहती है, बट इसके हमले देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग सकता। तो अगर ऐसी बात है तो तैयार हो जाओ, अब मैं भी इसे एक असली बैटल की तरह लड़ूंगा। सुयुन अटैक करता है और कहता है 21st फेज लूजिंग वन। इसके साथ ही उन दोनों का और एक दूसरे से टकराता है बट सीओ भी काउंटर अटैक कर देती है। वो दोनों इस वक्त किसी भी प्रकार के बॉडी टच को अवॉइड करना चाहते थे क्योंकि सीओ लाइटनिंग के झटके से तड़पना नहीं चाहती थी और सुयुन पॉइजन की वजह से मरना नहीं चाहता था। सुयुन कहता है आखिरकार तुम इस ड्यूल में इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रही हो, और अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। बट तभी सीओ अपने बालों में पहने हुए एक एक्सेसरी को सुयुन की तरफ फेंक देती है और क्योंकि सुयुन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इसी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। सुयुन सोचता है क्या ये सोल चेसिंग बटरफ्लाई है, खैर इससे मुझे बस हल्की सी चोट ही लगी है। अचानक सुयुन वही जमीन पर गिर जाता है और उसे समझ में आता है कि उसे बस हल्की सी चोट नहीं लगी है बल्कि वो पॉइजन भी हो चुका है। सुयुन सोचता है मैं फोकस नहीं लूज कर सकता और अगले ही मोमेंट अपने ऊपर ही लाइटनिंग से हमला कर देता है। वही सीओ अटैक करती है ताकि वो इस ड्यूल को खत्म कर सके इससे पहले कि सुयुन इस पॉइजन से हील हो जाए। जब सीओ अपना फाइनल अटैक लैंड करने वाली होती है तभी सुयुन कहता है 23rd फेज वाटर मून। इस अटैक की वजह से होता है वहाँ पर एक ब्लास्ट और तब हमें पता चलता है कि जीतने वाले का नाम है यान सुयुन। सुयुन ने लाइटनिंग का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से अपने बॉडी को उस पॉइजन से इम्यून कर लिया था जिसकी वजह से वो बच गया। सुयुन कहता है हे तुम ठीक तो हो ना, पहले तो मुझे लगा था कि तुम बस मेरे साथ एक ड्यूल करना चाहती हो ताकि तुम देख सको कि मैं कितना स्किल्ड हूँ, पर अब मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा कारण जरूर है। तो बताओ मुझे आखिरकार तुम छुपा क्या रही हो। और तभी वहाँ पर योजेन आते और कहते हैं इसके पीछे का कारण मैं हूँ। और बस एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम तक पहुँचती रहे। बाकी तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो।